हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएसबी चौहान। गाइस, हम घटना चक्र कर रहे थे भौतिक विज्ञान की, जिसमें हम चैप्टर नंबर 6 कर रहे थे और जिसका हम पार्ट 1 और पार्ट 2 ले आए हैं। एक्चुअली चैप्टर बहुत बड़ा है, इसलिए इसके काफ़ी पार्ट्स बन गए। तो अभी हम क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, तो 49 क्वेश्चन तक हमने कर लिया था। ये है क्वेश्चन नंबर 50। तो इसमें लिखा है कि जो अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का विकास किस प्रकार, एक मिनट। तो इसमें लिखा है अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का किस प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। देखो गाइस, रेटिना पर कैसा बनता है, वास्तविक बनता है एक और उल्टा बनता है। ठीक है, तो ये हम अभी पिछले वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है, अब लिखा है क्या मुख्य कारण है कि एक आँख की अपेक्षा दो आँख होना अधिक उपयोगी है। तो इससे क्या होता है दोस्तों, इससे क्या होगा, इस कारण से क्या होगा, दूरी, मतलब एक आँख से ज़्यादा दोनों आँखों से देखने में क्या है, दूरी और गहराई का जो एहसास होता है। दो आँख, ये वही चीज़ लिखी है, लिखा है पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधा देखने से आंखों में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। रेटिना का जलना सूर्य की किरणों के निम्न घटकों में से किस एक के कारण होता है। गाइस, ये होता है अल्ट्रावायलेट रेस की वजह से होता है, यानी कि इसका आंसर है सी। इसमें लिखा है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान जब सूर्य का बाह्य प्रभाव मंडल चंद्रमा के पूरी तरह से ढक जाता है, उस समय सूर्य को नंगी आंखों से देखा जा सकता है, परंतु जो आंशिक वलयाकार पूर्ण सूर्य ग्रहण के आंशिक चरण को नंगी आंखों से देखना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इस दौरान क्या होता है कि सूर्य से निकलने वाली जो उच्च तरंगदैर्घ्य की पराबैंगनी किरणें होती है वो आंखों को क्या करती है, क्षति पहुंचाती है। फिर लिखा है किसी तारे का रंग दर्शाता है। क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि उस तारे का ताप कितना है। देखिए, इसमें लिखा है विशाल तारे स्वतः चमकदार गैसों के पिंड होते हैं जो स्वयं के गुरुत्वाकर्षण बल के परस्पर बंधे रहते हैं और भार के अनुपात में तारों में 70% हाइड्रोजन, 28% हीलियम, 1.5% कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तथा 0.5% क्या होता है, लोहा और अन्य भारी तत्व होते हैं। तो तारों का जो सतत स्पेक्ट्रम ही उनके रंग का निर्धारण करता है। किसी तारे का रंग वस्तुतः उसके ताप को दर्शाता है। सर्वाधिक गर्म तारे में स्पेक्ट्रम के नीले भाग से अधिकांश ऊर्जा उत्सर्जित होती है, अतः ये नीले दिखाई देते हैं, जबकि सबसे कम गर्म तारे यानी कि लाल, जो सबसे कम गर्म होता है वो लाल दिखाई देता है। सबसे कम मतलब सबसे गर्म तारे से सबसे कम गर्म तारे के रंग का जो क्रम है वो ये है कि सबसे अधिक किसका होता है, नीले का होता है। उससे कब जो टेम्परेचर होता है वो होता है 50,000 से लेकर 28,000 केल्विन तक होता है। और दूसरा जो है नीला श्वेत होता है वो 28 से 10,000 के तक होता है, केल्विन तक होता है। श्वेत होता है 10,000 से 7,500 और श्वेत पीला होता है 7,500 से 600। मतलब हम देख रहे हैं कि जब हम लाल पे पहुंच रहे हैं तो यहाँ हो जा रहा है 35,000 से 2,000 केल्विन तक, यानी कि ये सबसे कम है। मतलब सबसे कम तापमान किसका हो गया, आपका लाल तारे का, और सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, आपका नीले का। तो इसमें लिखा है तारे का जीवन काल उसके द्रव्यमान और उसकी चमक पर निर्भर करता है। जो तारा जितना चमकीला होता है उसका जीवन काल क्या होता है, उतना ही कम होता है। फिर इसमें लिखा है वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या होता है। वो होता है आपका धूल कण। विसरण का मतलब क्या हो गया कि प्रकाश आ रहा है, कोई एक कण है, उसकी वजह से ये क्या हो रहा है, प्रकाश अपनी दिशा, जैसे होता है ना कि फैल जाता है। तो सूर्य का प्रकाश विभिन्न रंगों का मिश्रण होता है। जब ये वायुमंडल से क्या होता है, होकर गुजरता है तो मार्ग में अनेक आने वाले जो हवा के अणु होते हैं या धूलकण होते हैं या अन्य पदार्थ होते हैं, सूक्ष्म कण होते हैं, इसका क्या करते हैं, प्रकीर्णन करते हैं, यानी स्कैटरिंग बोलते हैं उसको, स्कैटरिंग होती है। तो गाइस, ये है आपका आर का मतलब हो गया, ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम। इसमें लिखा है यदि मैजेंटा और पीले रंग के दो वृत्त एक दूसरे को क्या करते हैं, काटते हो, तो प्रतिच्छेदित रंग क्षेत्र का रंग क्या होता है, लाल होता है। ठीक है, यदि सायन यानी कि हरी, ताप नीला और मैजेंटा रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग कैसा होता है, नीला होता है। यानी कि इसमें हमने क्या देखा, चलिए इसका हम देखते हैं व्याख्या लिखिए। इसमें लिखा जिस प्रकार लाल, हरा, नीला को प्राथमिक यानी कि प्राइमरी कलर माना जाता है, उसी प्रकार हरिताभ नीला, रक्ताभ नील, लोहित और पीले को प्राथमिक वर्णक माना जाता है, यानी कि पिगमेंट माने जाते हैं। तो प्राथमिक रंगों या वर्णकों को आपस में मिलाने से श्वेत रंग बनता है, ठीक है, या वर्णक बनता है। तो जब रक्ताभ नील, लोहित तथा पीले रंगों के दो वृत्तों को मिलाते हैं
तो क्या बनता है हमारा, कौन सा रंग बनता है हमारा, लाल रंग बनता है। तो हमारा जो कथन एक है उसमें यही लिखा था कि कौन सा रंग बनता है, लाल, ठीक है। और दूसरे में क्या लिखा था, जब हरिताभ नीला और रक्ताभ नील लोहित रंग है तो उससे कौन सा बनता है, नीला, और यही आपका लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो दोनों हमारे क्या है, सही है, ठीक है। अब है प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किस चीज़ से, उसकी वेवलेंथ से यानी कि तरंगदैर्घ्य से, ठीक है। भिन्न जैसे होता है, भिन्न भिन्न रंग के जो प्रकाश होते हैं उनकी जो तरंगदैर्घ्य होती है वो भिन्न भिन्न होती है। तो जो लाल कलर होता है उसकी जो तरंगदैर्घ्य होती है वो सबसे अधिक होती है, और जो बैंगनी कलर होता है उसकी जो तरंगदैर्घ्य होती है वो सबसे कम होती है। फिर इसमें लिखा है निम्नलिखित में से किस रंग का सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य होता है, ठीक है। सबसे लंबा होता है आपका, हमने कहा सबसे अधिक किसकी होती है, लाल रंग की होती है गाइस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो लाल रंग की कितनी होती है, ये होती है 7.5 × 10⁻⁵, और जो बैंगनी कलर है उसकी सबसे कम होती है, ये है 4 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर होती है। फिर लिखा है सबसे कम वेवलेंथ यानी कि तरंगदैर्घ्य किसकी होती है, अभी हमने पढ़ा किसकी होती है, बैंगनी की होती है। फिर इसमें लिखा है, फिर ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है गाइस, आप पढ़ लीजिए खुद ही। फिर लिखा है निम्नलिखित में से किसमें क्या है, उच्चतम ऊर्जा होती है। देखिए ऊर्जा सबसे ज़्यादा उसमें होगी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, यानी आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है। और आवृत्ति किसकी सबसे ज़्यादा होती है, जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगी। तो हम देखते हैं विबग्योर। तो देखिए एक इसमें लिखा है येलो, एक लिखा है येलो कलर, एक लिखा है ग्रीन कलर, एक लिखा है ब्लू कलर, और एक लिखा है रेड कलर। तो हमने कहा कि ऊर्जा सबसे ज़्यादा किसमें होगी, जिसमें आवृत्ति सबसे ज़्यादा होगी, और आवृत्ति सबसे ज़्यादा किसमें होती है, जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। तो इन सब में तरंगदैर्घ्य सबसे कम इसकी है, यानी कि नीले की। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। तो आगे बढ़ते गाइस, यही है, आप चाहे तो इससे देख सकते हैं, ये बस मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो इसमें लिखा है प्रकाश के दृश्य वर्ण क्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक जो होता है उस ऊर्जस्वी होता है, ठीक है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से अधिक होता है। गाइज ये तो सही है, लेकिन हम कहें कि ए भी सही है तो वो गलत है। बिकॉज हमने कहा कि तरंगदैर्घ्य जिसका सबसे ज़्यादा होता है उसमें देखिए हमने कहा ऊर्जा सबसे ज़्यादा किस में होती है, जिसकी आवृत्ति जो होती है यानी कि फ्रीक्वेंसी होती है वो ज़्यादा होती है। और फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा होती है, जिसकी वेवलेंथ कम होती है। और हम इसमें जानते हैं कि लाल प्रकाश की तो वेवलेंथ कम होती है, यानी कि इसकी ऊर्जा भी कम होगी। हरे प्रकाश की इनफैक्ट ज़्यादा होगी। इसलिए ये वाला जो है आपका गलत होगा, कथन जो है गलत है आपका, ठीक है। वही चीज़ यहाँ लिखी है, आप इसे समझिएगा, वही चीज़। अब यहाँ पे ये ई जो है वो आपकी क्या है, ऊर्जा, ठीक है गाइस। तो देखिए एक ऐसा भी होता है 1/n, ये होता है आवृत्ति। हमने कहा आवृत्ति जिसकी ज़्यादा होगी उसकी वेवलेंथ कम होगी, ठीक है। और जिसकी आवृत्ति ज़्यादा होती है, ठीक है, उसमें ऊर्जा भी सबसे ज़्यादा होती है। बस आगे बढ़ते हैं हम। इसमें लगा हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देना जो है शुरू हो जाता है। और ये किस वजह से होता है गाइस, ये होता है आपका प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। हमें सूर्योदय होता है या सूर्यास्त हो रहा है उसके 2 मिनट मतलब उससे कुछ समय पहले ही सूर्य उदय होने से पहले भी दिखाई देता है, और सूर्यास्त होने के बाद भी हमको सूर्य दिखाई देता है। और वो है अपवर्तन के कारण। इसमें लिखा है प्रकाश के अपवर्तन के कारण सूर्योदय के कुछ समय पहले और सूर्यास्त के कुछ समय बाद भी हमें क्या होता है कि सूर्य दिखाई देता है। फिर लिखा है क्षितिज से समीप सूर्य और चंद्रमा के जो है दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है। गाइस इसका भी वही आंसर है, अपवर्तन, जो हमारा पहले वाले का था। गाइस आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ क्या होता है, बैक्टीरिया द्वारा। देखिए अदृश्य भाग जो हमें नहीं दिख रहा होता है उससे भी, देखिए जो पौधे करते हैं वो दृश्य भाग से करते हैं, लेकिन कुछ अदृश्य भाग से भी करते हैं, और वो कौन करता है, बैक्टीरिया। और पौधे जो हैं वो दृश्य भाग से करते हैं, और बैक्टीरिया अदृश्य। और कौन, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के द्वारा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर लिखा है ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है। देखिए लाल प्रकाश क्यों प्रयुक्त होता है, क्योंकि इसकी जो फैलने की जो क्षमता, मतलब जो ये ना छितराता नहीं है, ठीक है। बाकी हो सकते हैं छितरा सकते हैं, लेकिन ये नहीं छितराता, क्योंकि जिसकी जो वेवलेंथ है वो जिसकी सबसे ज़्यादा होती है वो ज़्यादा क्या होता है, स्कैटर नहीं होता है, ठीक है। इसमें लिखा है कि लाल प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य है वो हमने कहा सबसे ज़्यादा होती है, और जबकि बैंगनी की होती है सबसे कम। तो इसमें लिखा है चूँकि जो प्रकीर्णन है यानी कि स्कैटरिंग यानी कि छितरा जाना, किसी चीज़ से टकरा कर क्या हो गया, इधर उधर छितरा जाना, ठीक है। तो वही लिखा है कि जो प्रकीर्णन है तरंगदैर्घ्य के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि जितनी तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगी आपका प्रकीर्णन उतना ही
कम होगा। इसलिए क्या होता है कि लाल रंग को हम यूज़ करते हैं ट्रैफिक सिग्नल में, ठीक है। और कुछ नहीं लिखा है इसमें लिखा है खतरे का सिग्नल लाल रंग का होता है बिकॉज वो दूर तक दिखाई दे, इसलिए। और वही कारण है जो अभी हमने देख लिया। और लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है वो सबसे कम होता है, बिल्कुल होता है कम, क्योंकि इसका जो तरंग दैर्घ्य होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है गाइस। तो यही चीज़ इसमें लिखिए। मैं इससे आपके लिए धीरे धीरे ऊपर करती हूँ, आप देखिएगा उसको, ठीक है। इसे आप पढ़िएगा। देखिए गाइस क्वेश्चन बहुत है और टाइम इतना लगाना नहीं चाहिए। इसमें लिखा है आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्यों? क्योंकि देखिए क्या होता है कि इसमें लिखा है कि नीले प्रकाश का जो प्रकीर्णन है सबसे ज़्यादा होता है, यानी स्कैटरिंग। इस जब क्या होता है सूर्य किरणें आती हैं और वो जब धूल कणों से या वायुमंडल में जो भी गैसेस हैं उससे टकराती हैं तो वो क्या होती है, छितरा जाती है, स्कैटर हो जाती हैं, फैल जाती हैं, ठीक है। तो हमने कहा कौन से कलर, लाल कलर कभी भी नहीं फैलता, ठीक है। लेकिन उस जिसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है, जिसकी कम होती है वो फैलता है। तो नीला कलर क्या होता है कि हमारा इसी वजह से फैलता है क्योंकि उसकी जो तरंग दैर्घ्य है वो होती है कम। और लाल क्यों नहीं फैलेगा? क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है गाइस। अब इसमें हमारे पास दो ही दे रखा है, नीला और लाल। अगर यहाँ बैगनी होता है तो ऑब्वियसली बैगनी देखा जाता है, ठीक है। अब लिखा है आकाश नीला लगता है बिकॉज अभी जो हमने पढ़ा सिर्फ वही है इसका कारण। देखिए ये क्या है, लघु तरंग दैर्घ्य होती है किसके, नीले रंग की, और जिसकी वजह से क्या होता है, प्रकीर्णन बहुत अधिक होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य बहुत कम है। अब लिखा है खतरे के वही सेम क्वेश्चन है गाइज, रिपीट हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है आकाश का नीला रंग, सेम। तो आकाश का जो नीला रंग है, देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन का मतलब होता है स्कैटरिंग। फिर लिखा है, फिर वही क्वेश्चन है हमारा, रिपीट हो रहा है। तो इसमें लिखा है आकाश के नीला रंग के कारण क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, बिल्कुल सही है। इंद्रधनुष के 7 रंगों के कारण क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, ठीक है, ये भी सही है। और सूर्योदय के समय क्या होता है, सूर्य लाल दिखने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। तो गाइज देखिए इंद्रधनुष के 7, देखिए इसमें लिखा है इंद्रधनुष के जो 7 रंग है उसका कारण प्रकीर्णन नहीं, खाली प्रकीर्णन नहीं है, ठीक है। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। अब इसमें लिखा है सूर्योदय, और जो हमने अभी पढ़ा कि प्रकाश का प्रकीर्णन है किसके, सूर्योदय के समय जो है सूर्य लाल दिखता है बिकॉज उस वक्त क्या होता है कि जो, आइए देखते हैं। इसमें लिखा है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो किरणें हैं वो वायुमंडल में अधिक दूरी पार करती हैं, ठीक है। और इसके कारण क्या होता है, प्रकाश की छोटी तरंगों का प्रकीर्णन हो जाता है। छोटी तरंगों का प्रकीर्णन होता है क्योंकि जो प्रकाश है बहुत अधिक दूरी क्या करता है, तय करता है। केवल लाल रंग ही न्यूनतम प्रकीर्णन के कारण आगे बढ़ पाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है। बाकी कलर क्या होते हैं, छितरा जाते हैं, फैल जाते हैं, स्कैटर हो जाते हैं। बचता है सिर्फ लाल, तो लाल आगे तक जाता है। देखिए सपोज कि 10 किलोमीटर तक जाना है, बाकी कलर के 8 किलोमीटर पर जाके रुक जा रहे हैं या थक जा रहे, फैल जा रहे, खत्म हो जा रहे हैं। बट जो लाल कलर है जो बच जा रहे हैं, प्रकीर्णन जिसमें ज़्यादा नहीं हो रहा है वो और आगे तक जा रहा है। तो क्या हो रहा है कि उसे अधिक दूरी चलनी पड़ रही है, तो क्या हो रहा है कि वो लाल रंग ही पहुंच पा रहा है, ठीक है। इसलिए हमें क्या दिखता है कि सूर्योदय सूर्यास्त के समय जो सूर्य का रंग है वो लाल दिखाई देता है, ठीक है। इस आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक और चीज़ थी, इंद्रधनुष। तो इसमें इंद्रधनुष वाला वर्षा के बाद बादलों में पानी की छोटी छोटी बूंदें रह जाती हैं जो प्रिज्म की भांति व्यवहार करने लगती है, जिसमें प्रकाश विक्षेपित होकर रंगों की एक छोटी पट्टी बना लेता है, जिसे हम देखिए क्या होता है, विक्षेपित होकर। एक लिखा है प्रकीर्णित और एक होता है विक्षेपित, तो विक्षेपित, ठीक है, इसलिए बोला। फिर इसमें लिखा है सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल प्रतीत होता है। ये सेम वही है, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, तो इस पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आइए गाइस, तो मैं आपके लिए क्वेश्चन जरूर चला दूंगी, आप बस ये है ना कि एक बार उसे पढ़ लीजिए। देखिए इसमें लिखा है अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है, कैसे दिखाई देता है, काला। बिकॉज देखिए आकाश का रंग, अंतरिक्ष में क्या होता है कि कोई भी वायुमंडल नहीं होता, यानी गैसेस नहीं होती और धूलकण नहीं होता है। तो जो प्रकाश आ रहा है वो किससे टकराएगा, वो किसी से टकराएगा नहीं। तो जब टकराएगा नहीं तो हमें क्या दिखेगा, जो प्रकाश का रंग है वो बिल्कुल ही काला दिखेगा। अगर टकरा के कुछ रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में वापस आता है, यानी परावर्तित होकर कोई रंग हमारी आंखों में वापस आता है तो हमें कलर दिखता है। लेकिन जब कोई भी कलर हमारी आंखों में परावर्तित होकर नहीं आता है तो हमें क्या दिखेगा, काला कलर दिखेगा। गाइज यही चीज़ इसमें लिखी है और कुछ नहीं लिखा है एक्स्ट्रा। तो गाइज आप इसको एक बार पढ़ने की कोशिश करिएगा, वही सारी चीज़ें हैं। जब अधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश को देखा जाता है तो वो कैसे दिखता है, सेम काला दिखेगा, क्योंकि वायु अधिक ऊंचाई पे क्या होगा, वायुमंडल कम, वायु मतलब क्या है, एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा, यानी कि आपके पास कोई गैस नहीं है, आपके पास धूलकण नहीं है, तो कोई भी चीज़ आपको क्या है, काली दिखेगी। समुद्र नीला प्रतीत होता है, ठीक है गाइस। इसका आंसर है आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन वही हो गया, आपकी स्कैटरिंग हो गया। और
आकाश के परावर्तन के द्वारा क्या दिखता है, हमें समुद्र नीला दिखाई देता है। चलिए इसका एक बार हम ये पढ़ते हैं, थोड़ा अलग है। इसमें लिखा है किसी रंग विकिरण का प्रकीर्णन तरंगदैर्घ्य के चतुर्घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बैंगनी तथा नीले रंग की जो तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, ठीक है, किसकी, बैंगनी और नीले रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। यही कारण है कि इसका प्रकीर्णन अधिक होता है। वही चीज़ है जो अभी तक हमने पढ़ा, प्रकीर्णन की बात है, अधिक होता है। और इस परिघटना के फलस्वरूप क्या होता है, समुद्र का रंग हमको क्या दिखता है, नीला दिखता है। अब इसमें हमें हरी घास का रंग हरा क्यों दिखाई देता है। गाइस क्या होता है कि जब सूर्य की रोशनी आती है तो उसमें कोई भी वस्तु अपने कलर की कब दिखाई देती है, जब जो सूर्य की रोशनी आती है, सूर्य में सारे कलर्स होते हैं, 7 कलर होते हैं, तो जो भी कलर किसी भी वस्तु से टकराकर आपकी आंखों तक आता है आपको वही कलर दिखता है। तो घास से कौन सा हरा कलर टकरा के आपकी आंखों तक आता है तो आपको वो घास हरी दिखाई देती है। तो गाइस इसमें यही चीज़ लिखी है बार बार, और कुछ नया नहीं है, आप इसे पढ़िएगा। इसमें लिखा है प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है। गाइस ये है डॉपलर प्रभाव पर, आइए देखते हैं कैसे। इसमें लिखा है प्रसारी विश्व की जो संकल्पना है डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। डॉपलर प्रभाव के कारण क्या है, आकाशगंगा के केंद्र से आने वाले प्रकाश में उत्पन्न लाल विचलन यानी कि रेड शिफ्ट यह दर्शाता है कि वे क्या है, हमसे दूर जा रहा है, अर्थात जो हर दिशा में ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। मतलब सपोज कि तारा है और तारा धीरे धीरे हमको ना कुछ थोड़े दिन बाद, थोड़े दिन नहीं एक्चुअली सालों बाद क्या है, वो उसका कलर जो है रेड कलर की तरफ जाने लगता है। जैसे ही वो रेड कलर की तरफ जाने लगता है, जब तारा आपसे दूर जा रहा होता है तो उसका जो कलर है वो चेंज हो रहा होता है, ठीक है। तो अगर वो रेड दिख रहा है इसका मतलब वो हमसे दूर जा रहा है। तो इस दूर जाने का मतलब ये है कि ब्रह्मांड क्या है, फैल रहा है, ठीक है गाइस। ये क्वेश्चन है हमारे पास। गाइस ये क्वेश्चन देखिए, आइए इसका क्वेश्चन स्किप करिएगा आप इसे, अगर आप पढ़ना चाहें तो आप इसे पढ़ सकते हैं। ये पूरा का पूरा फिजिक्स का टाइप का है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो इसमें मैं अपना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। एक्चुअली मुझे भी ये क्वेश्चन समझ में आया नहीं, तो अगर आप देखना चाहें देख सकते हैं। इसमें लिखा है कार में पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है। हमने क्या पढ़ा था, हमारे पास 2 तरीके के जो होते हैं, क्या बोलते हैं, मिरर होते हैं, यानी कि दर्पण होते हैं। एक होता है समतल दर्पण होता है, एक होता है गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण में 2 होते हैं, उत्तल और अवतल, ठीक है। अगर हमें पीछे की चीज़ देखनी है तो हमें किस दर्पण का यूज़ करना होता है, उत्तल दर्पण में क्या होता है गाइस कि कोई भी वस्तु जो है अपने आकार से एक तो छोटी दिखाई देती है, ठीक है, और आपको सीधी दिखाई देगी, और प्लस आपका जो पीछे का दृश्य होगा बहुत ही ज़्यादा दिखाई देगा, ठीक है। वही होता है कि जब कोई व्यक्ति कार चला रहा है तो उसे बहुत दूर तक और काफ़ी एरिया दिखाई पड़ता है, ठीक है। वही चीज़ लिखिए कि प्रतिबिंब कैसा होता है। देखिए वस्तु से छोटा होता है, हमें जो बैक मिरर में गाड़ियाँ जो होती हैं छोटी दिखाई देती हैं और हमें सीधी भी दिखाई देती हैं। और ये एक्चुअल में क्या होता है, आभासी होता है या इमेजिनरी होता है, काल्पनिक होता है या झूठ होता है, ठीक है। तो इसके द्वारा क्या है, काफ़ी बड़े क्षेत्र की वस्तुएं और प्रतिबिंब, देखिए वही चीज़ जो मैंने बोल दी है वही लिखा है। तो प्रतिबिंब एक छोटे से क्षेत्र में बन जाता है और इस प्रकार क्या उत्तर दर्पण का जो है दृष्टि क्षेत्र यानी फील्ड व्यू अधिक हो जाता है, मतलब हमें बहुत दूर तक दिखता है। और इसलिए इसे क्या बोलते हैं, मोटर वाहनों में, बसों में जो है पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर ये वही क्वेश्चन है, आप पढ़िएगा। फिर से वही क्वेश्चन है, रिपीट हो रहा है, ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा मिरर, जैसे अब देखिए हमें छोटा दिख रहा था किससे, उत्तल लेंस से। अब हम उत्तल दर्पण से हमें क्या दिख रहा था, छोटा, लेकिन अब हमको क्या चाहिए, बड़ा। तो इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण से क्या होता है, चीज़ें आपको बड़ी दिखाई देती हैं, ठीक है, तो आसानी रहती है। तो गाइस ये पढ़िएगा। इसमें लिखा है धूप से बचने के लिए छाते का रंग किस कलर का होता है। धूप से बचने के लिए हम क्या करते हैं, उजला, एक मिनट। इसमें लिखा है धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित है। मतलब क्या है, ऊपर उजला नीचे काला। ओके गाइस देखिए क्या होता है कि हमारे पास 2 कलर हैं। सपोज एक हमारे पास है ब्लैक कलर, ठीक है, एक हमारे पास है वाइट कलर। सपोज ये वाइट है, ठीक है। अब क्या होता है, जब हमारी प्रकाश किरण ब्लैक पे गिरती है और प्रकाश किरण हमारी वाइट पे गिरती है, ठीक है, ये वाइट है तो गिरती है। तो इसमें क्या होता है, जो काला कलर होता है वो प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित करता है, अवशोषित करता है जो भी है, ठीक है, यानी एब्जॉर्ब कर लेता है। और जो व्हाइट कलर है वो क्या होता है, प्रकाश इस पे आती है, टकरा के वापस चली जाती है। यानी कि अगर ये कलर इसको अवशोषित कर लेगा, ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, गर्म। और वाइट कलर क्या है, इसको परावर्तित कर देगा, तो ये क्या रहेगा, गर्मी तो भाग गई। तो अब बचा हमारे पास, ये हो जाएगा ठंडा।
ठीक है। तो हम कौन से कलर के कपड़े पहनना चाहेंगे? सफ़ेद कलर के, ठीक है, हल्के कलर के। काले कलर के आप गर्मी में नहीं पहनना चाहेंगे, क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, धूप की किरणों को अवशोषित कर लेता है। गाइस ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आगे आएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया। तो वही है कि ऊपर का रंग कैसा, उजला यानी कि सफ़ेद होगा। जैसे कि छाते के ऊपर व्हाइट कलर होगा तो धूप आएगी, टकराएगी, वापस चली जाएगी। और नीचे का कलर होगा ब्लैक कि ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। यही चीज़ इसमें लिखी है, प्लीज़ पढ़िएगा आप लोग। फिर इसमें लिखा है खगोलीय दूरदर्शी से बना जो प्रतिबिंब है वो होता है, कैसा होता है? एक तो काल्पनिक होता है क्योंकि झूठ होता है, बिल्कुल, क्योंकि आप इतनी दूर का देख रहे होते हैं। काल्पनिक मतलब होता है इमेजिनरी होता है, आप इतनी दूर का देख रहे होते हैं, छोटा होता है। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है गाइस, काल्पनिक और बड़ा। एक मिनट, क्योंकि अगर हम चांद को देखते हैं नॉर्मल आंखों से बहुत छोटा दिखता है, लेकिन आप जब दूरदर्शी से देखते हैं तो बड़ा दिखता है, बड़ा दिखेगा। और काल्पनिक यानी कि झूठा, मतलब इतना होता नहीं है, ठीक है। जब दो समानांतर समतल दर्पण के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो कैसा होता है? वो हमारा होता है अनंत होता है गाइस। जैसे समानांतर एक दर्पण ये रख दिया, यहाँ पे एक हमने क्या रख दिया, वस्तु रख दी, तो ये इतना रिफ्लेक्ट होता है, इतना रिफ्लेक्ट होता है, इतना ये भी यहाँ से भी इतना रिफ्लेक्ट होता है कि ये क्या दिखता है? अनंत दिखता है, ठीक है। इसमें यही चीज़ लिखी है, ठीक है गाइस। तो फिर यही चीज़ लिखी है, डी आंसर है, अनंत है। सेम क्वेश्चन पीछे वाला ही है। इसमें जब किसी अब देखिए, अब इसने क्या बोला कि जब किसी दर्पण को थीटा डिग्री से घूर्णन किया जाता है तो जो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा, ठीक है। डी इसमें लिखा 2 थीटा। तो जब दर्पण पर परावर्तित प्रकाश किरण की दिशा परिवर्तित नहीं होती है तब जो परावर्तित किरण का घूर्णन क्या है, जो घूर्णन कोण है दर्पण के घूर्णन कोण का क्या हो जाता है? 2 गुना हो जाता है। फिर इसमें लिखा है यातायात संकेतों पर जड़ी हुई कांच की छोटी छोटी मणिकाएं, उन पर प्रकाश पड़ने पर तेजी से चमकने लगती है, बिल्कुल सही है। अब इसमें लिखा है कि जो प्रकाश पूर्णतः परावर्तित होता है जब आपतन का कोण एक निश्चित क्रांतिक मान से अधिक हो जाता है एवं अपेक्षाकृत सघन माध्यम से गुजरता हुआ प्रकाश एक अपेक्षाकृत विरल माध्यम में से परावर्तित होता है, ठीक है। तो गाइस इसका आंसर है ए। इसमें 2 चीज़ कही है। एक तो इसने क्या कहा, देखिए यहीं पे समझते हैं कि तो जैसे इसमें लिखा है यातायात संकेत है, आप देखते होंगे रोड पे कुछ येलो या ऑरेंज कलर की होती है, क्या कुछ लगा देते हैं हम लोग, क्या वो बोर्ड्स पे, या फिर आप रोड के बीच में लगा देते हैं कि जैसे ही उस पर लाइट पड़ती है तो ये क्या होता है? चमकने लगता है। चमकने लगता है तो ईजी हो जाता है हमारे लिए समझना कि रोड कहाँ तक है या हम कैसे जा रहे हैं, सही जा रहे हैं या नहीं। फिर इसने बात करी है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, यानी कि अगर आपका जो ये कोड है, सपोज अगर आपके पास ये कोड है, ये क्रांतिक कोड से ज़्यादा हो जाता है तो जो आपका अपवर्तन कोड है वापस से आपका क्या होता है? सघन मीडियम में ही सघन माध्यम में ही रह जाता है, वो जो है विरल माध्यम में नहीं जाता है। तो ये दोनों ही सही हैं। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्रांतिक कोण पर या उससे अधिक कोण पर क्या है? प्रकाश की जो है पूर्ण रूप से उसी माध्यम में क्या है? वापस आ जाता है। इसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ मणिकाएं अपेक्षाकृत सघन माध्यम है, अतः पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण वे तेजी से चमकती हैं और इस प्रकार के कथन और कारण दोनों सही है और ये उसको क्या करता है? स्पष्टीकरण करता है। फिर इसमें लिखा है प्रकाश में 7 रंग होते हैं, ठीक है, और रंगों को अलग करने का क्या तरीका होता है? कैसे अलग करते हैं हम लोग? देखिए हमने एक प्रिज्म देखा था, जब हमने प्रिज्म देखा था यहाँ से प्रकाश पड़ती थी और वो अलग अलग उसमें क्या हो रहे थे, अलग अलग क्या हो जा रहे थे, ये मतलब अलग अलग हो जा रहे थे एक दूसरे से। गाइस यही चीज़ लिखी है यहाँ पे, लिखा है इंद्रधनुष के रंग का सही क्रम क्या है? देखिए होता है विबग्योर, आप इसको याद रखिए बस, और आप बहुत सारे क्वेश्चन इससे कर देंगे। ये होता है रेड, ये होता है ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, और आई से होता है इंडिगो और बी से होता है वॉयलेट यानी बैगनी, ठीक है गाइस। अब इसका आंसर आप खुद दे सकते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं, वही आपको याद रखना है, विबग्योर। फिर लिखा है जब धूप वर्षा की बिंदु पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन कौन सी भौतिक क्या क्या ऐसा होता है जिसकी वजह से इंद्रधनुष बनता है? जब जो भी बारिश की बूंदों पर क्या होता है? प्रकाश किरण गिरती है। तो देखिए क्या क्या होता है इसमें लिखा है 1, 2 और 3 यानी कि ये सारी चीज़ें होती हैं। अपवर्तन होता है बिल्कुल, और ये क्या है? आंतरिक परावर्तन होता है, बिल्कुल होता है, और परिक्षेपण होता है, ये हमने पहले पढ़ा। तो यही सारी चीज़ें होती हैं गाइस। फिर इसमें लिखा है अधोलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? फिर वही वाली बात हो गई, विबग्योर।
तो 1 2 3 यहाँ से हटाइए, 1 2 3, तो ये बचा जी। तो जी मतलब हो गया ग्रीन, और ग्रीन मतलब होता है हरा। तो इसे भी पढ़ने की कुछ ज़रूरत नहीं है, वही चीज़ है। इंद्रधनुष के दोनों क्या है, सीमांत पट्टी होती है। सीमांत मतलब जैसे हम लिखते हैं ना विब ग्योर, तो सीमांत पट्टी यानी कि ये और ये, यानी कि एक तो हो गया बैंगनी, एक हो गया लाल, तो इसका आंसर है बैंगनी लाल। ठीक है गाइज, आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है दोपहर के 12 बजे। क्या होता है, इंद्रधनुष किस दिशा में दिखाई देता है गाइज, ये देखिए। अब जैसे ये सूर्य है, यहाँ पे एक बूंद है, सूर्य से लाइट पड़ी है, तो इंद्रधनुष हमें इस दिशा में दिखाई देगा। ठीक है, अब मान लीजिए ये बारिश की बूंद है, ये सूर्य है और लाइट ऐसे पड़ी है, तो इंद्रधनुष हमें इस दिशा में दिखाई देगा। लेकिन गाइज अगर ये हमारे पास है एक बूंद है और ये हमारे पास सूर्य है और यहाँ लाइट पड़ी, तो क्या ये ज़मीन पे दिखाई देगा? यानी इसका आंसर क्या होगा कि ये नहीं दिखेगा, क्योंकि ये ज़मीन पे हो जाएगा ना, बिल्कुल नीचे की तरफ हो जाएगा। ठीक है, आप गाइज ये पढ़िएगा, वही चीज़ लिखिए जो मैंने समझा दी आपको, चाहे तो आप पढ़ के देख लीजिए। दोपहर के 12 बजे क्या है, सूर्य सीधा सिर के ऊपर होता है, तो क्या है, प्रकाश का अपवर्तन वर्षा की बूंद में नहीं हो पाता है और इंद्रधनुष हमें दिखाई नहीं पड़ेगा। तो इंद्रधनुष हमेशा सूर्य की दिशा के विपरीत दिशा में दिखाई देता है, जैसे हमने कहा। और जब सूर्य पूर्व दिशा में होता है तो हमें कहा जो इंद्रधनुष है वो पश्चिम दिशा में दिखाई देगा, जब पश्चिम है तो पूर्व दिशा में दिखाई देगा। गाइस जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वही चीज़ लिखिए, इसलिए मैं इसे स्किप कर रही हूँ, प्लीज़ इसका बुरा मत मानिएगा, बिकॉज टाइम बहुत कम है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एक छड़ी को जल में तिरछी स्थिति में डुबाया गया है। यदि बगल से देखा जाए तो क्या है, छड़ी छोटी और जल की सतह पर झुकी हुई प्रतीत होती है, एक चीज़। अब इसमें लिखा है छड़ी से आने वाले प्रकाश जल के अणुओं से प्रकीर्णन होकर क्या है, छड़ी के छोटी और झुकी हुई होने का जो है आभास देते हैं गाइस। इसका आंसर होगा, इसका आंसर है सी। छड़ी मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है? क्या उसके कण उसको मोड़ देते हैं, जल के कण मोड़ते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसमें क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, एक चीज़। ठीक है, झुकी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। जब छड़ी के डूबे हिस्से से चलने वाली किरण जल की सतह पर पहुंचती है तो वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने के कारण क्या है, अविलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, हम जैसे पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं, तो हमारी आंखों में प्रवेश करती है। ठीक है, दूर हट जाती है और हमारी आंखों में प्रवेश करती है, तो छड़ी हमें क्या टेढ़ी दिखाई देती है। फिर इसमें लिखा है, यदि कोई व्यक्ति पानी भरी बाल्टी में पड़े एक सिक्के को देखता है तो उसे जो सिक्का है वास्तविक स्थान से अपेक्षाकृत निकट, मतलब हम जब सिक्के को देखते हैं तो थोड़ा सा हमारे पास दिखाई देता है, मतलब थोड़ा सा ऊंचा। यदि जल के अंदर कोई व्यक्ति जल तल से ऊपर एक सिक्के को देखता है तो सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर दिखाई देता है। दोनों सही हैं। ठीक है, अब यह आप पढ़िएगा, वही चीज़ें लिखी हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं, हम एक्सप्लेन कर चुके हैं पिछली वीडियोस में। तो इसमें लिखा है, जल में वायु का जो बुलबुला है जिसकी भांति व्यवहार करता है। ये देखिए, अब इसमें क्या होता है, वायु का बुलबुला कैसा होता है, कुछ मान लीजिए जल के अंदर कुछ ऐसा होता है, तो ऐसा हमें क्या होता है, उत्तल लेंस। ठीक है, हमारे पास ये है उत्तल लेंस, बट गाइस इसको याद रखिएगा, ये जस्ट उसका ऑपोजिट होता है। ये अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। किसकी तरह व्यवहार करता है, अवतल लेंस की तरह। अवतल लेंस की तरह, न देखिए दर्पण अलग है, लेंस, तो अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, तो वही है पानी का देखिए, पानी में डूबा हुआ जो है वायु का बुलबुला जिसकी सतह उत्तल लेंस जैसी होती है, लेकिन वो व्यवहार किसकी तरह करता है, अपसारी या अवतल लेंस की तरह करता है। और पानी का जो अवर्तनांक होता है वायु से अधिक होता है, इसलिए क्या है, जल में डूबा हुआ बुलबुले का लेंस जो है, लेंस की प्रकृति जो है बदल जाती है। ठीक है, लेंस की प्रकृति बदल जाती है, दिखता उत्तल जाता है, व्यवहार अवतल की तरह करता है। जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है, वही क्वेश्चन आ गया हमारे पास वापस से। फिर गाइस हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। ये किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए जो दर्पण है उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए। सपोज़ कि आप हैं 6 फीट के, तो आपका जो दर्पण है यानी कि शीशा है, उसमें अगर आपको अपने आप को पूरा देखना है तो कम से कम 3 फीट होना चाहिए, यानी 6/2 आधा, मतलब आपकी हाइट का आधा होना चाहिए, उसकी हाइट होनी चाहिए दर्पण की। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, तो वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, अनंत होती है एक समतल दर्पण की। गाइस ये आप पढ़िएगा, एक्चुअली ये थोड़ा सा मैथमेटिकल हो गया तो मैंने इसमें से यहाँ स्किप कर रही हूँ, अगर आपको समझ में आए तो बिल्कुल आप देखिएगा। ठीक है गाइस, अब इसमें लिखा है, ये सेम वही क्वेश्चन है कि इसने कहा इतने मीटर लंबा एक व्यक्ति है, तो दर्पण बताइए कितने मीटर होगा, तो 1.50/2 हो जाएगा इसका आंसर, मतलब आधा, उस हाइट का आधा। दर्पण कितना चाहिए, आधा। देखिए, यानी कि अगर आपकी हाइट 6 है तो दर्पण जिसमें आपका पूरा प्रतिबिंब दिखे वो होना चाहिए 3 मीटर का।
मतलब 3 फीट का। तो दूरदर्शी दोष निवारण के लिए काम में लाया जाता है। हमने जैसे कि कहा था दूरदर्शी दोष में क्या होता है, आपकी निकट की चीज़ दिखाई नहीं देती। और हमने एक लेंस बनाया था जो कुछ इस तरह का, जो बूढ़े लोग अधिकतर लगाते हैं, ठीक है। इससे हम देखते हैं दूर की चीज़ें, इसको देखते हैं हम निकट की चीज़ें, ठीक है। ये होता है हमारे पास उत्तल लेंस, ये होता है हमारे पास अवतल लेंस, ठीक है। तो अब ये देखिए क्या कहा, दूरदर्शी में क्या है, निकट की चीज़ हमें दिखती नहीं है, ठीक है, और निकट हम इससे देखते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हो गया हमारा उत्तल लेंस। तो गाइस ये हो गया उत्तल लेंस। फिर दूरदर्शी दोष वाले व्यक्ति के संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो गाइस इसका आंसर देखते हैं हम। इसमें लिखा है इस दोष को ठीक करने के लिए हम अवतल लेंस का यूज़ करते नहीं, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा उत्तल लेंस का यूज़ करते हैं। तो इसमें लिखा है निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा। अब देखिए गाइस फिर वही वाली बात हो गई। अब देखिए, अब मैंने ये बनाया निकट दृष्टि, यानी कि आपको दूर की चीज़ें साफ नहीं दिखती, तो दूर की चीज़ों के लिए आप ये वाला देखते हैं, और ये होता है अवतल लेंस। और अवतल लेंस को जो हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, कॉनकेव लेंस भी बोलते हैं। तो ये हो गया देखिए कॉनकेव। देखिए ना इसमें अवतल लिखा है ना इसमें इंग्लिश में लिखा है कॉनकेव, और दूसरा एक वर्ड लिखा है नतोदर, ठीक है गाइस। तो ये हो गया इसका आंसर। बस ये आपको याद रखना पड़ेगा गाइस। इसमें फिर वही क्वेश्चन है, रिपीट हो रहा है गाइस, यहीं पे छोड़ते हैं इसको। फिर लिखा है मायोपिया को देखिए, अब ये भी वही क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बट ये है कि अब इसको निकट दृष्टि दोष का एक और नाम होता है, इसको हम बोलते हैं मायोपिया गाइस। ये भी वही क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा। फिर वही क्वेश्चन है हमारे पास। गाइस ये राजस्थान पीसीएस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अलग है गाइस। अगर आप पढ़ना चाहें तो आप बिल्कुल पढ़िएगा, स्किप करना चाहें तो आप बिल्कुल स्किप कर लीजिएगा। राजस्थान पीसीएस के क्वेश्चन यूपी पीसीएस दोनों में बहुत अंतर है गाइस, अगर आप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो इसमें लिखा है पढ़ने में काम आने वाला जो ग्लासेस होता है किस प्रकार के लेंस से बना होता है, तो वो होता है हमारा उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस के बारे में इसने थोड़ा सा लिख दिया, ठीक है। और वो क्या करता है, जो हम पहले उत्तल लेंस के बारे में पढ़ चुके हैं, अगर ये आप पढ़ेंगे आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। इसमें कुछ भी टेक्नोलॉजी नहीं लगी हुई है, आप आसानी से समझेंगे, ठीक है। तो आँख में संकेंद्रण होता है, ठीक है। इसमें लिखा है मतलब संकेंद्रण यानी कि इमेज कहाँ बनती है, आज आँख में संकेंद्रण होता है लेंस की उत्तलता में जो है परिवर्तन द्वारा। ये थोड़ा सा देखते हैं। ये आँख में संकेंद्रण जो है लेंस की उत्तलता में परिवर्तन के द्वारा होता है। इसमें कुछ भी नहीं एक्सप्लेन किया। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। इसमें लिखा है कि एक छोटे छिद्र वाला उत्तल दर्पण डॉक्टर द्वारा रोगियों के कान नाक गले की जांच के लिए प्रयोग। देखिएगा इस अब उत्तल लेंस से हमें तो छोटा दिखता है। जब हम उत्तल लेंस किसके गाड़ी के बैक मिरर में यूज़ करते हैं तो हम देखते हैं पीछे की सारी चीज़ें हमको छोटी दिखती हैं। तो डॉक्टर ऐसा लेंस क्यों यूज़ करेगा, ऐसा लेंस या ऐसा दर्पण क्यों यूज़ करेगा, जिससे कि आप अगर कुछ भी देख रहे हो तो छोटा दिखे। अगर हमें दांत देखना है तो हम चाहेंगे कि वो बड़ा दिखे, तो बड़े में हम उत्तल दर्पण का यूज़ नहीं करेंगे, हम किसका करेंगे, अवतल दर्पण का करेंगे। तो गाइस ये भी वैसा ही है, ईजी है, आप समझ जाएंगे। तो इसमें लिखा है खोज बत्ती का मतलब होता है ना सर्च लाइट, ठीक है। तो सर्च लाइट में हम किसका यूज़ करते हैं, अवतल दर्पण का करते हैं, ठीक है गाइस। तो बड़ा दिखेगा, तो जाहिर सी बात है आप कुछ ढूंढोगे तो आप चाहोगे कि जो भी वस्तु आप ढूंढ रहे हो वो बड़ी दिखनी चाहिए। अगर आप सुई देखो तो सुई ढूंढ रहे हो आप सपोज, तो आपको वो बड़ी दिखनी चाहिए, नहीं तो आप ढूंढ कैसे पाएंगे। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, मतलब अगर ये कहा जाए कि आप बैठे हैं और आपने एक बुक खोल रखी है, तो वो आपकी आंखों से कितनी दूर होनी चाहिए, तो गाइस वो आपकी आंखों से होनी चाहिए 25 सेंटीमीटर दूर होनी चाहिए। तो यही इसमें लिखा है और कुछ नहीं लिखा है, आप पढ़िएगा, बहुत ईजी है। इसमें लिखा है फिर वही रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। फिर आँख के लेंस का जो फोकल दूरी है किसके कार्य से परिवर्तित होता है गाइस, ये होता है आपका सिलेरी मांसपेशियाँ होती हैं हमारी आँखों, जो हमारी लेंसेज होते हैं उसके चारों तरफ होती हैं ये मांसपेशियाँ, जिसको हम बोलते हैं सिलियरी मांसपेशियाँ बोलते हैं, ठीक है गाइस। तो इसमें लिखा है सिलेरी मांसपेशियों के शिथिलन संकुचन में क्या आँखों के लेंस की जो मोटाई में परिवर्तन आता है, ठीक है। जब धूप में जाते हैं तो वो फैल जाती है, और जब हम अंधेरे में आ जाते हैं वो सिकुड़ जाती है, ठीक है। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, जब आप धूप में जाते हैं तो वो सिकुड़ जाती है, और जैसे आप अंधेरे में जाते हैं वो फैल जाती है, ठीक है। जिसके फलस्वरूप आंखों के लेंस की जो फोकल दूरी है वो परिवर्तित हो जाती है। अब लिखा है लेंस की शक्ति मापी जाती है, किस में मापी जाती है, डायोप्टर में, ठीक है, यानी इसका मात्रक हो गया। तो इसमें लिखा है एक लेंस की क्षमता या शक्ति जो है P, फोकल दूरी है F, फोकस दूरी, और प्रतिलोम के बराबर होती है, जबकि जो फोकस दूरी मीटर में
तो इसमें लिखा है एक लेंस की क्षमता या शक्ति जो P है फोकस दूरी F के प्रतिलोम के बराबर होती है, जबकि फोकस दूरी मीटर में नापी जाती है। P = होता है 1/f। और इसमें लिखा है लेंस क्षमता का जो मात्रक है डायोप्टर होता है और इसे संकेत D से प्रदर्शित किया जाता है। फिर उत्तल लेंस की जो क्षमता है धनात्मक और अवतल लेंस की जो होती है ऋणात्मक होती है। ठीक है गाइस, अब इसमें लिखा है कि आपकी ये थोड़ा वही न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, आप इसे देख लीजिएगा। इसमें लिखा है धूप के चश्मे की जो पावर होती है वो कितनी होती है, वो होती है 0 डायोप्टर। ठीक है, पावर को हम किससे में मेजर करते हैं, हम करते हैं डायोप्टर में। ठीक है, अब इसमें लिखा है समान फोकस दूरी वाले कांच के 2 लेंस हैं। ठीक है, इसमें से एक उत्तल है एक अवतल लेंस है, तो एक दूसरे से सटा कर रखा जाता है, तो ये किसकी तरह व्यवहार करेगा, तो ये क्या है, कांच की समतल चादर की तरह की भांति। इसमें लिखा है समान फोकस दूरी के अभिसारी अपसारी लेंस को एक साथ जो है सटाकर रखने पर वे कांच की समतल प्लेट की तरह व्यवहार करेगा, क्योंकि अभिसारी लेंस की फोकस दूरी धनात्मक और अपसारी लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। और ये क्या होता है, इसका जो प्रतिफल हो जाता है वो हो जाता है हमारा 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये किसकी तरह, संयुक्त समतल प्लेट की तरह ये करेगा। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है आंखों का जो रेटिना है कि परंपरागत कैमरे के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जाती है, तो वो है आंसर आता है हमारा किससे, फिल्म से की जाती है। ठीक है गाइस, फिल्म इसमें है ये फिल्म। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें लिखा है आंखों का जो रेटिना है वो परंपरागत कैमरे की फिल्म की तरह कार्य करता है। रेटिना अपने से टकराने वाली प्रकाश किरण को जो है विद्युत सिग्नल में क्या करता है, परिवर्तित करता है, और जो दृश्य सिराएं हैं वो उसे कहाँ तक ले जाती हैं, मस्तिष्क तक ले जाती हैं। तो मनुष्य की आंखों में कोई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है, तो गाइस इसका आंसर है रेटिना पे बनता है। ठीक है, इसमें लिखा है मनुष्य के नेत्र की कार्यप्रणाली फोटोग्राफिक कैमरे की से मिलती जुलती होती है। जिस वस्तु को हम देखते हैं उससे चलने वाली जो किरण है वो कॉर्निया और नेत्रोद द्रव से होती हुई कहाँ, पुतली के रास्ते से लेंस पर पड़ती है और दृष्टिपटल यानी कि रेटिना इसे फोकस कर देती है, और जहाँ पर वस्तु क्या दिखती है, हमें छोटी दिखती है और कैसी दिखती है, उल्टी। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है मनुष्य की आंख में किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो गाइस इसका आंसर है दृश्य कहाँ पे बनता है, तो इसका आंसर है रेटिना पे बनता है, जैसे कि हमने अभी देखा। ठीक है, रेटिना पे बनता है। तो गाइस नेक्स्ट है 128 क्वेश्चन नंबर है, जिसमें अच्छा गाइस ये पढ़ते हैं इसकी। इसमें लिखा है मनुष्य की आंख फोटोग्राफिक कैमरे की भांति कार्य करती है और जिस वस्तु को हम देखना चाहते हैं, सेम चीज़ लिखिए, उससे चलने वाली जो किरण है कॉर्निया, सेम है गाइस, इसमें कुछ भी नया नहीं है, सब सेम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें ये भी क्वेश्चन हमारा रिपीट हो रहा है, देखिए इसका आंसर क्या है, डी मतलब रेटिना, वही पुरानी चीज़ पूछी गई, मनुष्य की आंखों, फिर यही इसका आंसर है डी रेटिना। तो इसमें लिखा है कि इसमें है कि किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह क्या करती है, परावर्तित करती है। यानी कि सपोज कि एक वस्तु रखी है रेड कलर की, सूर्य की किरण पड़ती है और ये क्या कहते हैं, इस पर पड़ती है। अब क्या होगा कि ये परावर्तित है, इसमें से सूर्य की किरण में 7 कलर होते हैं, तो 7 में से कौन सा, जो भी कलर जो परावर्तित होकर हमारी आंखों पे आता है वही उसका कलर होता है। तो इसमें क्या, रेड कलर परावर्तित होकर क्या होगा, आपकी आंखों पे पड़ेगा, तो हमें वस्तु क्या है, लाल कलर की दिखाई देगी। ठीक है, एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत जो है रंगों का मिश्रण होता है। ठीक है, कौन से वो 3 यानी कि प्राथमिक कलर होते हैं, वो होते हैं लाल, हरा और नीला। गाइस इससे याद रखिएगा, लाल, हरा और नीला। तो इसमें क्या है, अब लिखा है वे कौन से मूल जो वर्ण है, वर्ण मतलब होता है कलर है, जिससे टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग प्रकट होते हैं। तो लाल, हरा, नीला आंसर है हमारा ए। तो इसमें भी वही चीज़ लिखिए, इसमें कहा है कि जब ये तीनों कलर यानी कि लाल, हरा और नीला एक साथ पड़ते हैं एक बिंदु पर, तो यहाँ का कलर क्या हो जाता है, तो यहाँ का कलर होता है सफ़ेद। अब लिखा है निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है। ठीक है गाइस, देखिए लाल है, नीला है और कौन सा होता है, हरा होता है। तो गाइस अब मुझे इसमें से थोड़ा सा डाउट है कि इसका आंसर ब्लैक और पीला दोनों ही होना चाहिए, बट इसमें आंसर लिखा है ब्लैक। तो इसमें 3 मूल रंग कौन से है, वही है हमारा लाल, हरा, नीला। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं, इसने कहा कि हमें पता है 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, विबग्योर। फिर इसमें लिखा है निम्नलिखित रंगों में से विषम रंग को चुनिए। तो देखिए आपके सूर्य के प्रकाश में कौन कौन सा होते हैं, सारे कलर होते हैं, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी भूरा नहीं होता है। तो गाइस ये आप जानते हैं। तो गाइस क्या है कि अब हमारा जो ये चैप्टर है इसके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। तो गाइस अगर जैसे कि मैंने कहा, जैसे अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके उतना इसे शेयर करिए। ठीक है गाइस, थैंक यू।